हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक न्यूक्लियस या फिर बोल सकते हैं रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे। तो देखिए, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फिजिकल रिएक्शन, और दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन, और तीसरा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है ये समझना है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। एक फिजन में अप्रॉक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करते हैं। एक फिजन में अप्रॉक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फिजन जो है अपने आप नहीं होता है, इसको करवाना पड़ता है, इसलिए इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जब एक बड़े यानी हैवी न्यूक्लियस टूट करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन का ऑपोजिट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और न्यूक्लियर फिजन में कम एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में और न्यूक्लियर फिजन को इस्तेमाल किया जाता है एटम बम बनाने में। तो इनमें से किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से। इससे क्या तैयार किया जाता है? इससे यानी इसको इस्तेमाल किया जाता है क्या तैयार करने में? हाइड्रोजन बम तैयार करने में। इसको इस्तेमाल किया जाता है क्या तैयार करने में? एटम बम तैयार करने में। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हाइड्रोजन बम ज़्यादा पावरफुल होगा या एटम बम? तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन बम। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम को तैयार किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन इस्तेमाल करके। ओके, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हाइड्रोजन बम क्या होगा? ज़्यादा पावरफुल होगा और एटम बम कम पावरफुल होगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होता है। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? न्यूक्लियर फिजन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें एक हेवी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होता है वो टूट करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। लगभग न्यूक्लियर फिजन में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट करके क्या बनाते हैं? 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट करके क्या करता है? 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है। ये बड़ा सा न्यूक्लियस क्या होता है? हेवी होता है और अनस्टेबल होता है। ये टूट करके क्या हो जाता है? ये स्टेबल हो जाता है, यानी स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस टूट करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। ठीक है, देखिए, जब ये हैवी न्यूक्लियस टूटता है तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है, तो इस हैवी न्यूक्लियस का मास यानी ये जो रिएक्टेंट है इसका मास, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का मास कम होता है। यानी कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा, प्रोडक्ट का मास कम। तो यहाँ से यहाँ रिएक्शन होने में क्या होता है? कुछ एनर्जी डिसअपियर होता है, सम मास डिसअपियर्ड, कुछ मास गायब हो जाता है। इसका मास ज़्यादा और ये सब के मास कम, तो कुछ मास क्या होता है? गायब हो जाता है, सम मास डिसअपियर्ड। कुछ मास क्या होता है? गायब हो जाता है, डिसअपियर्स। ओके, कुछ मास क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। वो मास हम लोगों को मिलते हैं एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलते हैं? एनर्जी के फॉर्म में। तो जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो एक हैवी न्यूक्लियस टूट करके, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल है, वो टूट करके 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है। क्यों बनाता है? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, और इसके दौरान यानी फ्यूजन के दौरान कुछ मास जो है डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, वेनिश हो जाता है, और वो किसके फॉर्म में मिलता है हम लोग को? एनर्जी के फॉर्म में। और लगभग एक न्यूक्लियर फ्यूजन में 190 अप्रोक्सीमेटली 190
190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का मास कम होता है। कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, वो किसके फॉर्म में हम लोग को मिलते हैं? एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ओके, एक ग्रेट साइंटिस्ट है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या बोला कि मास जो है एक तरह की एनर्जी है। उन्होंने मास और एनर्जी को इक्विवेलेंस कहा। उन्होंने क्या कहा? आइंस्टीन इक्वेशंस। उन्होंने कहा कि मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस। उन्होंने कहा कि मास और एनर्जी क्या है? इक्विवेलेंस है। हम और आप क्या है? मास है। नहीं, हम और आप क्या है? एनर्जी है। यानी मास अगर डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वो किसके फॉर्म में मिल सकता है? एनर्जी के फॉर्म में मिल सकता है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम और आप क्या है? मास है। मान लीजिए कि 1 kg मास को अगर गायब हो जाता है तो वो किसके फॉर्म में मिल सकता है? एनर्जी के फॉर्म में मिल सकता है। तो हम और आप क्या है? मास है। नहीं, हम और आप एनर्जी है। ओके, तो आइंस्टीन ने हम लोग को दिया E इज इक्वल टू mc²। E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर E क्या है? एनर्जी है। E क्या है? एनर्जी है। ओके, M क्या है? मास डिसअपियर्स, या जो मास डिके हो जाता है, जो गायब हो जाता है, वेनिश हो जाता है। यहाँ पर M क्या है? जो मास गायब हो जाता है। M का मतलब मास। और कौन सा मास? जो मास गायब हो जाता है। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, यानी अगर मास 1 kg गायब हो जाता है, मान लें कि फॉर एग्जांपल मास 1 kg गायब होने से 1 kg मास गायब होने पर कितने एनर्जी हमको मिलेंगे? कितने एनर्जी हमको मिलेंगे? तो जो मास गायब होंगे यहाँ पर उसको बैठाना है। ठीक है, तो 1 kg मास गायब हुआ तो 1, ओके, इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी का मतलब क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यूनिट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 × 10⁻16। 8 का देखिए 8 2 क्या होगा? 16 हो जाएगा। अंदर वाला पावर बाहर वाला पावर गुना हो जाएगा 16। तो 9 × 10⁻16 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होंगे? जूल। तो अगर 1 kg मास डिसअपियर हो जाते हैं तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी हम लोगों को मिलेगी। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि E इज इक्वल टू mc², किसने दिया ये इक्वेशन? तो आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर कोई मास डिसअपियर हो जाता है तो वो हमको एनर्जी के फॉर्म में मिल सकता है। वो किसके फॉर्म में मिलेगा? एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मास। तो मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। ओके, अच्छा, तो आप लोगों को याद रखना है कि 1 kg मास अगर डिसअपियर हो जाएगा तो कितनी एनर्जी हमको मिल सकती है? 9 × 10⁻16 जूल हम लोग को मिल सकती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मास कंजर्व नहीं रहा। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास मास को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको फना कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। मास कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फिजन में क्या हो रहा है? एक अलग फिनोमिनन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो क्या है? जो है कि मास जो है कंजर्व नहीं है, यानी कि मास कंजर्व नहीं रहता है। मास इज नॉट कंजर्व। मास इज नॉट कंजर्व इन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर पूछा जाए क्या न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन में मास कंजर्व रहता है, तो नहीं रहता है, क्योंकि मास कुछ डिसअपियर हो जाता है। मास कुछ डिसअपियर हो जाता है और वो मास किसके फॉर्म में हम लोगों को मिलता है? एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? जो मास डिसअपियर हो जाता है वो हमको मिलता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो आइंस्टाइन कहते हैं कि मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है, मास एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी E इक्वल टू mc²। जो मास डिसअपियर हो गया उसको मास की जगह बैठाना है और स्पीड ऑफ लाइट बैठाना है और आपको मिल जाएंगे कि कितनी एनर्जी मिलेगी। जैसे 1 kg मास अगर डिसअपियर हो तो हमको मिलेंगे 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी। ओके,
तो आप लोगों को याद रखना है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में मास कंजर्व नहीं रहते, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मास कंजर्व नहीं होता है, कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, वो एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। अब आ जाइए आइंस्टीन की इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लिया कि एक AMU 1 AMU मास डिसअपियर हो जाता है। 1 AMU मास क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है। तो कितनी एनर्जी हमको मिलेगी, कितनी एनर्जी हमको मिलेगी, और वो एनर्जी को हम लोग लिखना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू क्या, mc स्क्वायर। तो देखिए एक बात मैं आप लोग बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और यही से हमको क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 10 पावर माइनस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 पावर 6। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज क्या होता है 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 पावर माइनस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एक AMU मास डिसअपियर होने से कितनी एनर्जी मिलेगी उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है। तो एक AMU मास डिसअपियर होता है, तो एक AMU को अगर मास को अगर हम लोग kg बनाएंगे तो क्या बनेगा क्या मिलेगा हम लोग को 1.672 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है c स्क्वायर, c क्या है, लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड क्या है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड और ये kg मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जूल, ठीक है। क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा, इक्वल टू 1.672 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 8 टू 16, ये जूल बन जाएगा। हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को यानी कि इतनी एनर्जी हम लोग को मिलेगी, इसको हम लोग को दिखाना है किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाना है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10 पावर माइनस 27 इंटू 9 इंटू 10 पावर 16 बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है 10 पावर माइनस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए इंटू करना है 10 पावर माइनस 6 से, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम ले तो हम लोगों को करीब करीब मिलेगा 931, ठीक है, करीब करीब ये मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक AMU मास डिसअपियर होता है, एक AMU मास अगर डिसअपियर होता है तो हमको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि अगर एक AMU मास डिसअपियर होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कि अगर एक AMU मास डिसअपियर हो तो हमको कितना मिलेगा 931, करीब करीब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। तो देखिए लगभग एक फ्यूजन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में 0.20 मास AMU 0.20 AMU मास क्या होता है, डिसअपियर होता है, या क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं या डिसअपियर बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो कितनी एनर्जी हम लोगों को मिलेगी, एक फ्यूजन में 0.20 AMU मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हम लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। ओके, तो देखिए एक फ्यूजन में इतना AMU मास डिस्ट्रॉय होता है, तो हम लोग को पता है कि एक कितनी एनर्जी मिलेगी वो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को पता है कि 1 AMU मास अगर डिस्ट्रॉय हो या डिसअपियर हो तो कितनी एनर्जी मिलेगी, करीब करीब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे,
ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे। तो एक फ्यूजन से 0.20 AMU मास डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी मिलेगी वो हमको निकालना है। तो एक AMU में कितना एनर्जी लगभग मिलती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितने मास डिस्ट्रॉय होता है 0.20। देखिए यहाँ पर स्पीड, इसको केजी बना करके स्पीड ऑफ लाइट लिख करके हम लोग एनर्जी को निकाल सकते हैं, लेकिन हमको तो पता है कि 1 AMU में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलती है। तो 0.20 AMU में 1 AMU में इतनी एनर्जी मिलती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो अगर 0.20 AMU मास डिसअपियर होते हैं तो इसमें कितनी एनर्जी मिलेगी, इससे कितनी मिलेगी, हमको इससे क्या करना है, गुना कर देना, 931 से गुना कर देना है। तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम इसको गुना करेंगे तो करीब करीब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने इसीलिए पहले आप लोग बोला कि एक फ्यूजन से 190 करीब 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, एक फ्यूजन से करीब क्या मिलता है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो एक फ्यूजन से लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी। एक फ्यूजन से इतनी एनर्जी मिलती है, बोलिए। यानी एक फ्यूजन का मतलब एक न्यूक्लियस में जब फ्यूजन होता है एक न्यूक्लियस में, ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिलती है। तो अगर हमारे पास मुट्ठी भर क्या हो, न्यूक्लियाई हो, उसमें फ्यूजन हो, तो बोलिए कितनी एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब अगर इतने साइज के एटम बम हो तो इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, सोचिए। अगर इतने साइज के एटम बम हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, समझ रहे हैं आप। एक फ्यूजन, एटम बम में बहुत बार लगातार कंटिन्यूसली फ्यूजन होते रहेंगे, यानी वहाँ पर चेन रिएक्शन होंगे, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, एक फ्यूजन से इतनी एनर्जी मिलती है। तो एटम बम में कितने फ्यूजन होंगे, बहुत सारे फ्यूजन होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे उसमें, तो बहुत से फ्यूजन होंगे। तो इसका मतलब बहुत एनर्जी रिलीज होगी, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने से नहीं होगा। ओके, तो देखिए जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है, तो क्या होता है, एक हेवी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक हेवी न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस क्या करता है, बनाते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। तो ये अपने से नहीं टूटता, इसको करवाना पड़ता है। इसलिए तो मैंने बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ये अपने से नहीं हुआ, इसको करवाना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, एक न्यूट्रॉन को स्लो रफ्तार में इस न्यूक्लियस में छोड़ा जाता है, या इस न्यूक्लियस में इंटर किया जाता है। एक न्यूट्रॉन को जिसके चार्ज होता है 0 और मास होता है 1, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसको इस न्यूक्लियस में इंटर किया जाता है स्लो रफ्तार में। तो ये न्यूट्रॉन इसमें जा करके क्या करता है, इसको मार करके क्या करता है, बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह का शेप इसका कर देता है। अब ये क्या होगा, बीचों बीच टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या बनेगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनेगा। क्या बनेगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनेगा। साथ ही साथ बहुत एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बहुत एनर्जी रिलीज होगी। लगभग कितने, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, इसमें एक स्लो न्यूट्रॉन को क्या जाता है, इंटर किया जाता है न्यूक्लियस में, और वो अंदर जाकर के मार के कुछ इस तरह का कर देता है, और बाद में वो टूट जाता है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है। लेकिन जब ये न्यूट्रॉन को इसमें इंटर किया जाता है तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस तो बनते हैं, और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जिसका चार्ज 0 होता है, मास 1 होता है। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएगा, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। अब वो 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा, अब 3 न्यूक्लियस में जाके एंटर होगा, समझ रहे हैं, 3 न्यूक्लियस में जाके एंटर होगा। फिर क्या होगा, उसको
उसमें फिजन होगा, फिर एक न्यूक्लियस जाके एक न्यूट्रॉन जाके एक न्यूक्लियस में एंटर करेगा, दो न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन जाके दूसरे न्यूक्लियस में एंटर होगा। यानी कि कहानी कुछ इस तरह के होते हैं, प्रोसेस कुछ इस तरह के होते हैं। मान लें कि ये क्या है, ये हैवी न्यूक्लियस है, इसमें फ्यूजन करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रॉन को एंटर कराए तो इससे क्या बनेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे। साथ ही साथ क्या बनेंगे, ये देगा दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, साथ ही साथ क्या मिलेंगे, साथ ही साथ इससे तीन नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, तीन नए न्यूट्रॉन, ठीक है, तीन नए न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये तीन न्यूट्रॉन जो है, अब और भी तो न्यूक्लियस होंगे, जैसे अगर हम लोग यूरेनियम का रॉड लेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो ये न्यूट्रॉन फिर दूसरे न्यूक्लियस में जाकर एंटर होंगे, दूसरे न्यूक्लियस में जाकर एंटर होंगे। यहाँ से फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी तीन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन फिर से निकलेंगे। फिर ये न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में जाकर एंटर होंगे, फिर वहाँ से भी तीन क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर ये न्यूट्रॉन भी दूसरे न्यूक्लियस में जाकर एंटर करेंगे, यानी कि तीन न्यूट्रॉन फर्स्ट स्टेप में जो तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, तीन न्यूक्लियस में जाएंगे, फिर तीन न्यूक्लियस, फिर इस न्यूक्लियस को, फर्स्ट न्यूक्लियस को, मान लीजिए ये फर्स्ट न्यूक्लियस है, ये सेकंड है, थर्ड, इस न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियस में तोड़ देगा, इसको भी दो न्यूक्लियस में तोड़ देगा, इसको भी दो न्यूक्लियस में तोड़ देगा, और साथ ही साथ इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली होते रहेगा, यानी कि ये चेन रिएक्शन में होता रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि न्यूक्लियर फिजन जो है वो चेन रिएक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजन जो होता है ज़्यादातर यूरेनियम में होता है। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235। इसमें एक स्लो न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इसका मास नंबर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन का मास कितना, 1 है। तो अब जो यूरेनियम बनेगा वो 236 होगा और एटॉमिक नंबर 92 ही होगा, एटॉमिक नंबर 92 ही होगा। अब जो ये यूरेनियम है इसमें क्या हो गया, इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, इसको मार के फैला देगा, इस तरह कर देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, क्या बनेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया ज़्यादातर कि यूरेनियम का जब फिजन होता है तो ज़्यादातर क्रिप्टन न्यूक्लियस मिलता है और मिलता है बेरियम। क्रिप्टन का मास नंबर होता है 94 और एटॉमिक नंबर होता है 36। बेरियम का मास नंबर होता है 139 और एटॉमिक नंबर होता है 56। देखिए यहाँ पर 36 और 56 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 92 मिलेगा, और 94 और 139 को अगर जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 233। तो आप बोलेंगे मास नंबर 3 घट गया, तो देखिए मैंने क्या बोला कि अगर फिजन कराया जाता है तो एक फिजन में तीन नए न्यूट्रॉन निकलता है। देखिए तीन करके न्यूट्रॉन निकल रहा है, कितने करके, तीन करके। तो इससे क्या होगा, तीन न्यूट्रॉन निकलेगा जिसका चार्ज 0 मास 1, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, और साथ ही साथ क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी कैसे मिलेगी, क्योंकि जब फिजन होता है तो प्रोडक्ट का मास कुछ कम हो जाता है, और वो मास यानी प्रोडक्ट का मास कुछ डिसिपियर हो जाता है, वो मास एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग को मिलती है। एक फिजन में लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है कि जब यूरेनियम 235 में जब एक न्यूट्रॉन को डाला जाएगा तो वो क्या होगा, वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा, एक होगा क्रिप्टन और दूसरा होगा बेरियम, ठीक है। क्रिप्टन का मास नंबर 94 और एटॉमिक नंबर 36, बेरियम का मास नंबर 139 और एटॉमिक नंबर 56, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक यूरेनियम के रॉड अगर लेंगे, यूरेनियम के रॉड, तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे। तो अगर हम लोग इस न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन को अगर दाखिल कर दे तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जाकर मार के बड़ा कर देगा, और क्या होगा, फिजन होगा। इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो इसमें जाके एंटर होगा, इसमें जाके एंटर होगा, फिर
ये फिर क्या होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, फिर इनसे तीन तीन करके क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। इस तरह से क्या होगा, कंटिन्यूसली रिएक्शन होते रहेंगे। इसलिए न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो चेन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। किस रिएक्शन में फॉर्म में होता है, किस रिएक्शन के फॉर्म में, चेन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब आइए मैं आप लोग समझाता हूँ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एक्चुअली चेन रिएक्शन में होता है। ओके, मान ली कि ये न्यूक्लियस है, हेवी न्यूक्लियस है, इसमें क्या किया जाएगा, एक न्यूट्रॉन को इंटर कराया जाएगा, तो ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, और इससे तीन क्या निकलेंगे, तीन नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, तीन नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, अब ये तीन न्यूट्रॉन क्या करेगा, इन तीन न्यूट्रॉन जाके, ये न्यूट्रॉन जाके एक न्यूक्लियस में इंटर होगा, ये दूसरा में, ये तीसरा में। ठीक है, अब फिर क्या होगा, इससे भी तीन क्या होगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकलेगा, इससे भी तीन न्यूट्रॉन निकलेगा। फिर अब ये क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन जा करके एक न्यूक्लियस में इंटर करेगा, ये जाके एक न्यूक्लियस में, ये जाके एक न्यूक्लियस में इंटर करेगा, फिर इससे भी तीन तीन करके न्यूट्रॉन निकलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ईच रिएक्शन में मल्टीपल्स ऑफ थ्री न्यूट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन एक चेन रिएक्शन के तरह हो रहा है, यानी फिजन, न्यूक्लियर फिजन जो एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में हो रहा है। ओके, तो चेन रिएक्शन जो है, यानी न्यूक्लियर फिजन जो चेन रिएक्शन में हो रहा है, ये चेन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोल और एक होता है अनकंट्रोल। ओके, तो चेन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है कंट्रोल और दूसरा होता है अनकंट्रोल। देखिए, कंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल रॉड लगा के, कंट्रोल रॉड लगा के, क्या लगा के, कंट्रोल रॉड्स लगा के, जो किससे बना होता है, जो बोरॉन या कैडमियम से बना होता है। किससे, कैडमियम, बोरॉन या कैडमियम। ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ये न्यूट्रॉन सब निकलता है ना, तीन तीन करके एक फिजन में, तो वो न्यूट्रॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कंट्रोल रॉड जो किससे बना होता है, कैडमियम से। ठीक है, यानी जो कंट्रोल रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर जो है तीन हिस्सों पर मुश्तमल होता है। अनकंट्रोल रिएक्शन जो है ये अनकंट्रोल है। जब यूरेनियम 235 में, जिसका एटम नंबर 92, इसमें एक न्यूट्रॉन इंटर कराया जाता है, तो इसमें लगातार क्या होता है, इसमें जब एक न्यूट्रॉन को इंटर कराया जाता है तो ये टूट कर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, तीन नए न्यूट्रॉन रिलीज करता है, फिर वो तीन न्यूट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस में जाके इंटर करता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यूसली ये रिएक्शन होते रहता है, और इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग अनकंट्रोल, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं करते हम लोग, इसलिए अनकंट्रोल। कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, कंट्रोल रॉड्स लगा करके, तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, और ये लगातार होते रहते हैं रिएक्शन, और टेम्परेचर लगभग 10⁻7 केल्विन के आसपास चले जाते हैं। ठीक है, और अनकंट्रोल रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एटम बम बनाने में। याद रखना, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कंट्रोल रिएक्शन को या अनकंट्रोल रिएक्शन को एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन के कंट्रोल रिएक्शन को या चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन के चेन रिएक्शन में कंट्रोल रिएक्शन या अनकंट्रोल रिएक्शन को एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अनकंट्रोल रिएक्शन को, ठीक है, अनकंट्रोल रिएक्शन को एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो एटम बम बनाने में बेसिकली यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को यूज़ किया जाता है। क्या बनाने में, एटम बम बनाने में, याद रखिएगा। ओके, और कंट्रोल रिएक्शन जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और इससे क्या किया जाता है, इससे बिजली तैयार किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में। किस में यूज़ किया जाता है, पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंट्रोल रिएक्शन को यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और अनकंट्रोल रिएक्शन को यूज़ किया जाता है एटम बम बनाने में। ठीक है, अगर पूछा जाए एटम बम बनाने में कौन से आइसोटोप को इस्तेमाल किया जाता है,
तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को। ओके, अच्छा देखिए, कंट्रोल रिएक्शन को यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, लेकिन इंडिया में सिर्फ 3% इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर फिजन से तैयार किया जाता है, यानी कि कंट्रोल रिएक्शन से तैयार किया जाता है। लेकिन जापान में 30%, बहुत एडवांस है जापान, 30% एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। 30% इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हमारे इंडिया में 3%। अब इंडिया में ज़्यादा क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है, तो देखिए एक नंबर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो है फ्यूल नहीं है। देखिए न्यूक्लियर फिजन कराने के लिए क्या चाहिए, यूरेनियम 235, क्या चाहिए, यूरेनियम 235, ठीक है, ये चाहिए, जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235। देखिए अगर कहीं पर हम लोग खुदाई करते हैं तो यूरेनियम अगर मिलता है 1000 ग्राम, ठीक है, उसमें से 7 ग्राम ही यूरेनियम 235 मिलता है, जिसका एटॉमिक नंबर 92। बाकी 7 ग्राम सिर्फ क्या मिलता है, यूरेनियम 235। अगर 1000 ग्राम यूरेनियम 235 92 को अगर निकालते हैं तो 7 ग्राम प्योर यूरेनियम 235 हमको मिलता है, प्योर मिलता है, ठीक है। बाकी जो है इम्प्योर होता है, यानी कि बाकी सब के सब क्या मिलता है हम लोग को, यूरेनियम 238 मिलता है, जो कि फिजन रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है। ओके, यानी कि कंट्रोल रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है। इससे बिजली इसको पावर प्लांट में बिजली तैयार करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ यूरेनियम 235 को इस्तेमाल किया जाता है पावर प्लांट में बिजली तैयार करने के लिए, ठीक है। तो 1000 ग्राम अगर यूरेनियम 235 निकाले तो उसमें से सिर्फ 7 ग्राम यूरेनियम 235 हमको मिलेगा, बाकी सब के सब क्या मिलेगा, यूरेनियम 238 मिलेगा, ठीक है। यानी कि फ्यूल की क्या है, कमी है, इसलिए इंडिया में सिर्फ 3% इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट के जरिए तैयार किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन के जरिए, ठीक है। पावर प्लांट में तैयार किया जाता है न्यूक्लियर फिजन के जरिए, ठीक है। 3% सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट में तैयार किया जाता है न्यूक्लियर फिजन के जरिए, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, ये न्यूक्लियर फिजन क्या है, एक न्यूक्लियर फिजन में होता है रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये जो यूरेनियम 235 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी रेडियो एक्टिविटी होता है न्यूक्लियर फिजन के दौरान, रेडियो एक्टिविटी होता है। और रेडियो एक्टिविटी से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा का क्या होता है, रिलीज़ होता है, ठीक है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। यानी कि सावधान से हम लोग को क्या करना है, ये रिएक्शन करना पड़ेगा। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल कम है, बहुत कम मिकदार में फ्यूल पाया जाता है, यानी यूरेनियम 235 बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिविटी के दौरान अल्फा बीटा गामा का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। सावधान से हम लोगों को करना पड़ेगा। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हैवी एनर्जी मिलती है, हैवी या हाईली एनर्जी मिलती है, हाईली एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है एडवांटेज के तौर पर और डिसएडवांटेज के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज के तौर पर, एडवांटेज के तौर पर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और डिसएडवांटेज क्या, एटम बॉम्ब, इसको एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन से हम लोग को एडवांटेज भी मिलते हैं, डिसएडवांटेज भी मिलते हैं, ठीक है। एडवांटेज में क्या हो जाएगा, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या हुआ, एटम बम बनाने में यूज़ किया जाता है, यानी न्यूक्लियर फिजन से एटम बम भी तैयार किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन से एटम बम भी तैयार किया जाता है, और पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा एडवांटेज और एटम बम हो जाएगा डिसएडवांटेज, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन को एडवांटेज के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, डिसएडवांटेज के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अब आ जाइए जान लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइड जुड़ करके मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बनाता है। ओके, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके क्या बनाता है, एक बड़ा न्यूक्लिया बनाता है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस से एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। और कुछ मास डिसअपियर हो जाता है,
यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि इससे ये बनने में, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ मास क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियस से एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, तो कुछ मास डिसअपियर हो जाता है। वो मास किसके फॉर्म में मिलता है, एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। मैंने आप लोगों को बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और न्यूक्लियर फिजन से कम एनर्जी मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन को इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में, इसको इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन बम बनाने में, और न्यूक्लियर फिजन को इस्तेमाल किया जाता है एटम बम बनाने में। ओके, अच्छा, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन का सिर्फ चार्ज होता है, सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो अब न्यूक्लियस में है प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं। तो अब दो प्लस चार्ज है तो ये आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा। लाइक चार्ज है तो क्या करेगा, रिपल करेगा। ये क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, इसको एक जगह मिलना होगा, तब ना बनेगा एक बड़ा सा न्यूक्लियस, तब ना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब ये कब फ्यूज हो सकता है, कब आपस में जुड़ सकता है, तो देखिए इसको कराने के लिए हेवी या वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर। यानी कि ये रिएक्शन जो है ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। इट रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर वेरी हाई प्रेशर। इसको वेरी हाई प्रेशर चाहिए या वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए या बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। टेम्परेचर लगभग 10 पावर 7 केल्विन चाहिए, और 10 पावर 7 केल्विन टेम्परेचर कब मिलते हैं, जब एटम बम को फोड़ते हैं। जब एटम बम फोड़ेगा तो 10 पावर 7 केल्विन टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो एटम बम फोड़ने से 10 पावर 7 केल्विन टेम्परेचर मिलेगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कराने के लिए क्या करना होगा, एटम बम फोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो ये रिएक्शन है ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर। अब वेरी हाई टेम्परेचर कैसे मिलेगा, एटम बम को फोड़ने पर लगभग 10 पावर 7 केल्विन टेम्परेचर इसको चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। ठीक है, तब क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो इसीलिए इसको पावर प्लांट में यूज़ नहीं किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि क्या न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो आंसर इज़ नो, आंसर इज़ नो। न्यूक्लियर फ्यूजन को पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, अच्छा, तो ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो ये रिएक्शन होता है सन में। कहाँ पे होता है, ये रिएक्शन होता है सन पे। ठीक है, सन में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, सन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 10 पावर 7 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगर पूछा जाए स्टार एंड सन में कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। स्टार एंड सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन ही स्टार और सन का क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो अगर पूछा जाए सूरज में तवानाई का जरिया क्या है, सोर्स क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, सन में होता है। तो देखिए सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो देखिए ये होता कैसे है, तो देखिए सन में है 1H2, ये क्या है, ये ड्यूटेरियम। ये किससे फ्यूज करता है, किससे मिलता है, ये 1H2 से मिलता है। यानी कि फ्यूजन के बाद ये क्या बनाता है, ये 1H3 बनाता है। ये है ड्यूटेरियम, ये क्या है, ड्यूटेरियम, और ये क्या है, ट्राइटियम। ठीक है, और साथ ही साथ और एक हाइड्रोजन यानी कि एक प्रोटियम मिलेगा 1H1, इसको बोलेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। इसको बोलेंगे प्रोटियम, इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, इसको बोलेंगे ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम क्या करता है, ड्यूटेरियम में फ्यूजन होता है और बनाता है क्या, ट्राइटियम, और साथ ही साथ क्या बनाता है, प्रोटियम। ये क्या है, ये प्रोटियम है। क्या है, प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम, ये प्रोटियम है। ठीक है, तो ट्राइटियम और प्रोटियम बनाता है, और साथ ही साथ बहुत एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
ठीक है, ये 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये 1H3 जो है 1H3 1H2 से रिएक्ट करते हैं, यानी 1H3 फिर क्या करता है 1H2 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी कि इसमें इसके साथ फ्यूज होता है, फ्यूज होकर क्या बनाता है, हीलियम न्यूक्लियाई। क्या बनाता है, हीलियम न्यूक्लियाई। ये He एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, लेकिन यहाँ पर मास नंबर कितना है, 4 है, तो इसमें और एक मास नंबर चाहिए, तो हम क्या लेंगे, एक न्यूटन लेंगे, यानी एक न्यूटन क्या होगा, रिलीज होगा। और इसका देखिए 1 और 1 2, एटॉमिक नंबर 2, यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर कितना 2 है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 तो हो गया, बैलेंस हो गया, इसलिए यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, 3 और 2 5, तो 4 और 1 5, मास नंबर बैलेंस, एटॉमिक नंबर 1 और 1 2 2, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक न्यूट्रॉन रिलीज होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखिए लगातार कंटिन्यूसली ये प्रोसेस सन में होता रहता है, और इस तरह से सन से बहुत एनर्जी हम लोग को मिलती है। यानी सन में क्या होता है, सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन में, स्टार में जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो अब मैं आप लोगों को न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के डिफरेंस बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे CBSE हो, चाहे WBSE हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। एक नंबर डिफरेंस कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके क्या होता है, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाइड मिल करके क्या करता है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। दूसरा फ़र्क क्या है, दूसरा फ़र्क यह है कि इससे कम एनर्जी, लेस एनर्जी मिलती है एनर्जी, और इससे क्या मिलती है, इससे हम लोगों को मोर एनर्जी, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इससे कम एनर्जी मिलती है। तीसरा फ़र्क क्या है, तीसरा फ़र्क यह है कि इससे एटम बम तैयार किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से एटम बम, इससे क्या किया जाता है, हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है, हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है। ठीक है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन बम। चौथा फ़र्क क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है। ठीक है, और इसके लिए इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है, रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, और पांचवा फ़र्क क्या है, इसको यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और इसको पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है।